नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से पूरे विश्व में मानव जाति पीड़ित है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में उसकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रोग में बचाव ही सबसे अच्छी चिकित्सा है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। अतः इस रोग से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय ही सबसे बेहतर हैं। आयु एवं स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान होने के साथ ही आयुर्वेद प्रकृति के साधनों के प्रयोग पर जोर देता है। रोगों से बचाव का आयुर्वेदिक पक्ष मुख्यतः दिनचर्या और ऋतुचर्या पर आधारित होता है। मुख्य रूप से ये पौधों पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित सरल उपायों के द्वारा व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बेहतर कर सकता है। श्रोताओं, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे कि सुबह या शाम को नाक में नारियल या तिल का तेल या घी डालें। इसके अतिरिक्त दिन में कम से कम एक बार पुदीने के पत्ते या अजवाइन डालकर पानी की भाप लें। श्रोताओं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कुछ और उपाय हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे की ये बातचीत। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है देश में, तो बचाव से ही संभव है कि उससे बचा जा सकता है रोग से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगा कि बचने के लिए जितने भी तरह के उपाय सरकार बता रही है या हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग बता रहे हैं, उन सबका पालन हमें करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कोई भी किसी भी हालत में अपने आप को वायरस के उसमें चपेट में न आने दें। सफाई रखें खूब और कोशिश ये करें कि लॉकआउट जो किया जाए अभी, लॉकआउट को फॉलो करें, क्योंकि लॉकआउट में थोड़ी मुसीबत तो है, परेशानी तो है आदमी को। ये जो समय है ये गुजर जाएगा, थोड़ा सा समय और लगेगा। अभी कुछ लापरवाह लोगों की वजह से दिल्ली में कितना बड़ा संकट आ गया, ऐसे ही पूरे देश में संकट आ गया एक प्रकार। तो हम लोग लापरवाही न करें और अपने देशभक्त होने के अंदर थोड़ा प्रमाण ये दे सकते हैं कि हम पूरे अपने जितने भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं उन सबका फॉलो करें, उन सबको। डॉक्टर साहब, आप सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं और सनातनी परंपरा में स्वच्छता पर बहुत जोर दिया गया है। जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा स्वच्छता बहुत जरूरी है और स्वच्छता अपने जीवन में बहुत अनिवार्य है। ये स्वच्छता तो जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इसलिए कि ये वायरस हाथ से फैलता है, टच से फैलता है, स्पर्श से फैलता है। इसलिए इसको थोड़ा सा इन दिनों जब तक 2 महीने 3 महीने जब तक ये बता रहे हैं डॉक्टर, तब तक हमको जरा फॉलो करना जरूरी है। एक ये आशंका व्यक्त की जा रही है, 60 साल से ज्यादा के लोग उम्र के लोग हैं, उनको इस रोग के होने का खतरा ज्यादा है, तो उस उम्र के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं ये कहूँगा गहरी गहरी सांस लेते रहें और अपने श्वास का हो सके तो प्राणायाम करना चाहते हो तो प्राणायाम कर ले। और सबसे ज्यादा ये कि अपने शरीर का ध्यान रखें, खान पान में अपना ध्यान रखें, खान पान में पौष्टिक चीजें लें और किसी प्रकार की वैसी चीज न लें। नहीं तो क्या होगा कि देखते देखते वायरस तो ताक में रहता है कि किसको शिकार बनाऊं मैं अपना, तो अगर उसने ताक में बना लिया तो बहुत दिक्कत। कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है, कोशिश करें कि हम अपनी एज के हिसाब से डायबिटीज है तो कंट्रोल करिए, डायबिटीज कंट्रोल में रखिए। अपने आप को पूरी तरह से हार्ट डिजीज है तो उसको भी कंट्रोल में रखिए। दवाएं लेते रहें डॉक्टर की एडवाइस पे। मैं समझता हूँ कि ये समय निकल जाएगा, बहुत बुरा समय है पर निकल जाएगा। डॉक्टर, आमतौर पर जब लॉकडाउन नहीं था, सामान्य स्थितियां थी, तो आप भ्रमण करते थे, लोगों को संदेश देते थे। अब जब लॉकडाउन, तो आपकी दिनचर्या क्या होती है, कैसे अपने दिन में आप? मैंने इस बार 9 दिन तो पूरे नवरात्रि के लेक्चर रिकॉर्ड किए यूट्यूब पे, और उसके अलावा मैंने जो किताबें मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ पा रहा था उन सब किताबों को पढ़ा, पत्रिकाओं को पढ़ा, फाइल में रखी थी सबके सब। फिर मैंने अपने जो बचे हुए काम थे, जो पेंडिंग जितने थे वो सब किए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों को मैं फोन नहीं कर पाता था, उनके फोन आ जाते थे कभी कभी, मैं नहीं कर पाता था, उनको मैंने फोन किए, अपनापन बताया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक नजदीकी तो बनाए रखें, उससे तो दूरी न रखें। इस तरह से मैंने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया, पूरा 1-1 मिनट का। जो
घर में बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, वो लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या संस्कार कहेंगे आप? तो वो भी पारस्परिक आत्मीयता बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा फिजिकली टच में ना आए भले ही, परंतु आत्मिक टच में तो रहें, और जहाँ तक हो सके प्रार्थना, जप, तप, पूजा आदि जो भी कर सकते हो उसके माध्यम से संपर्क में रहें भगवान के। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कुछ आसान और घरेलू उपाय। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह 10 ग्राम यानी 1 चम्मच च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि मधुमेह रोगी शुगर फ्री च्यवनप्राश का ही प्रयोग करें। और कुछ और उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं अल्मोड़ा क्षेत्र से सांसद अजय टम्टा कोविड-19 को लेकर अपने क्षेत्र से क्या जानकारी दे रहे हैं। ये वैश्विक बीमारी जो कि पूरे दुनिया में महामारी के स्वरूप में आई और ये हमारे देश के अंदर भी आई है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेने के साथ साथ पूरे देश के अंदर ये 21 दिन मांगे हैं, और जनता कर्फ्यू के साथ लोगों ने अपना सहयोग कर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वंदन को, इस निवेदन को स्वीकारा है। और ये भी अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र जो कि नेपाल, चाइना, तिब्बत के बॉर्डर से सटा हुआ है, और वहाँ पर चूंकि बहुत सारे लोग अपने रोजगार के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपने पढ़ाई के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, महानगरों में जाते हैं, मगर वो लोग भी बहुत सारे लोग वापस आए हैं। और चूंकि अब हमारे पास भी जितने फोन आते हैं दिल्ली, एनसीआर या बाहर से, हम कहते हैं कि आपको कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है, आप जहां पर हैं वहीं रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निवेदन है उसको स्वीकारें। मगर जो लोग 22 तारीख के और 22 तारीख के आसपास आए, वो लोग अपने घरों में गए हैं, अपने क्षेत्रों में गए हैं, मगर उनको क्वारंटाइन किया गया। और चारों जिलाधिकारी से लगातार संपर्क होने के साथ साथ लगातार मैं उनसे वार्ता के क्रम में यह भी अवगत हो रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई क्या क्या कमियां हैं, क्या शिकायतें हैं, लगातार हमारी वार्ता हो रही है। क्योंकि मेरा जो दूरस्थ क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उसमें क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं इस समय बेहतर हो, अच्छी हो, और इसलिए मैंने अपनी सांसद निधि में, चूंकि मेरे पास अभी जो पहली किस्त आई थी 17वीं लोकसभा की, उसमें 2.5 करोड़ रुपया अल्मोड़ा जिलाधिकारी नोडल के पास अभी वर्तमान में था, तो उसको मैंने लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपया सभी विधानसभा क्षेत्र और पूरे चारों जिलों के अंदर देने का काम करने का जिलाधिकारी को बुलाया कि जिस भी दशा में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो वेंटिलेटर है, चाहे डॉक्टरों के किट हैं, चाहे मास्क है, चाहे थर्मल स्कैनर है, या हॉस्पिटल में किसी भी क्वारंटाइन करने के लिए या ऐसे लोगों को रखने के लिए कोई भी जरूरत थी वो पूरा करें। साथ के साथ जनता को भी सैनिटाइजर, मास्क और भी जो भी सुविधा चाहिए, चाहे वो खाने से संबंधित कोई कठिनाई हो रही है उसको वो दूर करें। 1 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अपनी सांसद निधि का दिया है। 1 माह का वेतन सभी सांसदों के भांति मैंने भी अपने 1 माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दिया है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर काफी अवेयरनेस है, सरकार का भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश का भी अनुपालन कर रहे हैं। यही अनुपालन करें और सभी लोग सोशल डिस्टेंस को बनाएं। मेरे पास ऐसे करीब 50 से ज्यादा क्षेत्रों से ऐसी बातें आई थी कि राशन की उपलब्धता नहीं होने के कारण से कठिनाई हो रही है। तो हमारे जो भी हमारे शुभचिंतक लोग हैं और उनसे हमने बोला है कि थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करें और ऐसे गरीब परिवारों तक एक किट बनाएं जिसमें आटा, चावल, तेल और मसाले, नमक, ऐसा किट बना करके उन लोगों को कम से कम 15 दिनों के लिए राशन दे। और ऐसे बहुत सारी जगह में हमने बंटवाने का काम किया है। वर्तमान समय में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान, जो कि 1,10,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को दिया है, उसमें उत्तराखंड राज्य के लिए भी है। और हमारे राशन की दुकानों में 3 महीने का राशन भी दिया जा रहा है। साथ में गैस के सिलेंडर को भी भरने का काम किया जा रहा है। सरकार के सहयोग से और जो सामाजिक क्षेत्र में जो हमारे लोग अपना हमेशा योगदान देते हैं, ऐसी मुसीबत की घड़ी में उन सबके योगदान के साथ साथ स्वयं हम भी अपने तरह से भी योगदान देने का काम करें कि कोई भी मेरे क्षेत्र के अंदर इन समस्या के साथ, इस ऐसी समस्या के समय किसी भी परेशानी से न जूझे। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन। मेरे वहाँ पर एक कठिनाई ये जरूर आ रही है, जैसा आपने कहा है, और ये समस्या मेरे ही लोकसभा में ज्यादा है। और क्योंकि मेरे वहाँ पर नेपाल के लोग लगा हुआ क्षेत्र एक बहुत बड़ा है, टनकपुर से लेकर हमारा धारचूला और आगे तक का। तो इन क्षेत्रों के अंदर झूलाघाट में और धारचूला में और जौलजीबी में
इन स्थानों में बड़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि जो हमारे नेपाल के भाई लोग हैं वो लोग यहाँ जो भारतवर्ष में काम करते हैं, हमारे वहाँ पर काम करते हैं, वो सीमा के क्षेत्र होने के कारण से बहुत सारे लोग पैदल इस बॉर्डर की जगह में पहुंच गए। वहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से भी खाना दिया जा रहा है और स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी, सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी जा रहा है। मगर एक समस्या हमारी ये आ रही है कि नेपाल की सरकार अभी इनका गेट नहीं खोल रही है, वो उनको वहाँ नहीं जाने दे रही। तो एक कठिनाई थोड़ा सा ये हो रही है। हम तो खाना वाना हम सब लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, बट क्योंकि इनके टेस्ट रिपोर्ट भी हमने करा ली है जिलाधिकारियों ने और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने। अभी कल से भी मैं एक विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को मैं पत्र भेजा है कि इनको नेपाल सरकार के माध्यम से वो भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण उनको करा लें बॉर्डर में, और हमारे तरफ से तो हो चुका है, तो ये करा लेंगे तो नेपाल के लोग अपने घर जा पाएंगे। उनको भी क्वारंटाइन करके 15 दिन वो लोग अपने देश में ले लें। ये एक निवेदन मेरे द्वारा किया। श्रोताओं, और अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश। डॉक्टर की सलाह के किसी को भी कोई दवा नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही डेलिकेट मामला है, भला होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी दवा बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के किसी को भी नहीं खानी चाहिए। वो कहते हैं 1.5 मीटर दूर हो रहना चाहिए, ताकि ना जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आपस में तो फोमाइट करके ना आए या एरोसोल से एक दूसरे पर ना जाए। इसलिए कम से कम 1.5 मीटर की दूरी या 6 फीट की दूरी भी कहते हैं कि रखना चाहिए। दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत पास ना आए तो अच्छा है, क्योंकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनमें लोगों को जाना पड़ भी रहा है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि उन लोगों को खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फूड एंड आइटम में जहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनको एक तो खुद बचना है, वो बहुत जरूरी है, एंड दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट हो गए हैं तो फिर वो पता नहीं अननोइंगली कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय से हमारे संवाददाता राघवेश पांडे की ये बातचीत। डॉक्टर सुशील उपाध्याय, आप बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं और एक महाविद्यालय के आप पीजी कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। लॉकडाउन के दौरान आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए सर, थोड़ा सा बदलाव तो आया है। लॉकडाउन के दौरान 3 महत्वपूर्ण काम मेरे पास रहते हैं। एक तो मैं अपने जो स्नातकोत्तर उपाधियों के विद्यार्थी हैं उनसे ऑनलाइन संपर्क में उनसे रहता हूँ, यानी उन्होंने क्या पढ़ा और क्या वो पढ़ रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें उनके पास हैं। दूसरी बात, जितने मेरे पढ़ाने और अध्ययन से संबंधित कार्य अधूरे थे उन्हें मैं निरंतर पिछले 10 दिन से पूरा कर रहा हूँ। तो आमतौर से 12 घंटे का जो सक्रिय दिन होता है उसमें 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए और 2 घंटे पढ़ाने के लिए और 3 से 4 घंटे लिखने संबंधी जो कार्य होते हैं उनको मैं देता हूँ। और इस अवधि में मेरा बाकी लोगों से भी यही निवेदन है जो खासतौर से शिक्षक हैं या पढ़ने लिखने के काम से जुड़े हुए हैं, कि जो नए माध्यम हैं पढ़ने पढ़ाने के, खासतौर से ऑनलाइन माध्यम है, उनका प्रयोग करें और अपने छात्रों के संपर्क में रहें। और एक हमेशा शिकायत रहती है लोगों की कि समय कम है। पिछले 10 दिन ने हम लोगों को एहसास कराया कि समय वास्तव में हमारे पास कम नहीं था, बल्कि हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ये चीज जरूर इस अवधि में सीखने को मिली। परिवार के साथ आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, परिवार के साथ मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी भी शिक्षक हैं, कि उनके कामों में हाथ बटा सकूं। और बच्चे जो हैं वो एक स्कूल जाता है तो उसकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं और बेटी की भी ऑनलाइन कक्षाएं लगातार चल रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके कामों में मददगार हो सकूं और घर के जो सामान्य काम हैं, चाहे वो घर की सफाई से लेके खाना बनाने से लेके या कपड़े धोने प्रेस करने से लेके जो भी काम मेरे हिस्से के होते हैं, तो मैं पूरे उत्साह के साथ उनको करने की कोशिश करता हूँ और अपनी हिस्सेदारी नियमित रूप से निभाता हूँ। लॉकडाउन के दौरान आप आम लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा कहना है कि जो भी आपकी रुचि है, जिस काम जो भी आपकी हॉबी है, जिसके लिए अब तक आप ये समझते थे कि आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे वो अपने पेड़ पौधों को, गमलों को ठीक से रखना हो, या आपको पेंटिंग करने का शौक हो, या आपको गाना गाने का शौक हो, जो भी आपकी हॉबी है उसको समय दीजिए। और एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय में आप कोरोना के बारे में जितना कम से कम जाने और सुनेंगे। जो भारत सरकार कह रही है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बस उसको सुनिए, उतना मान लीजिए, अपने घर के दायरे में रहिए और जो काम आपको पसंद है घर के दायरे में रहते हुए उनको कीजिए। सबसे बेहतर काम, और हम कहते हैं कि राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा और अपनी सेवा अगर कोई हो सकती है तो यही है कि अपनी पसंद के काम अपने घर के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे होंगे और इसके साथ ही जो सावधानियां और जो उपाय हम आपको बता रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, उनका भी पालन जरूर कर रहे होंगे। तो आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।